गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुनील मौर्य आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 का गणित अपने यूट्यूब चैनल कल्पना कोचिंग पर पढ़ा रहा हूँ, जिन पर मैं कक्षा 10 का और कक्षा 12 का दोनों का सवाल हल करवा रहा हूँ। कक्षा 10 में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट देने के बाद फिर आपको क्वेश्चन हल करवाया जा रहा है, तथा कक्षा 12 के एक एक सवाल को क्या किया जा रहा है, हल करवाया जा रहा है। और आपका आंसर पेपर मेरे पास अरिहंत का है तो अरिहंत से हल करवाया जा रहा है। ठीक है, इसी कड़ी में आज आपको हम लोग द्विघात समीकरण पर पहुंचे हुए हैं, जिनमें से इबारती प्रश्न। इसमें बच्चों को बड़ी समस्या आती है कि सर ऐसे सवालों में हम लोग समीकरण कैसे बनाएंगे। समीकरण बन गया तब हम लोग हल तो कर लेते हैं, बट पहले सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये आती है सर कि हम समीकरण बनाएंगे कैसे। तो इस तरह के सवालों में आज हमने दो सवाल यहाँ पे लिया है, जिनमें से पहला है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल आपका 290 है। दूसरा सवाल, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल आपके बहुत आते हैं, धारणाओं से संबंधित भी और संख्या से संबंधित भी, और ये सवाल आपको अक्सर 4 नंबर या 6 नंबर मिलते हैं, इसलिए आपको इस पर ज्यादा फोकस करनी है। इसमें कहा गया एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है धारा की जानकारी। पहले हम ये सवाल लगाते हैं। इसमें कहा गया है कि दो ऐसे क्रमागत विषम, जब क्रमागत की बात किया जाए तो आप ये मान के चलिए, और यहां पे क्रमागत के साथ साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है विषम संख्या। अगर हम आपसे पूछें कि सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? 1। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। यानी आपको जो विषम प्राकृतिक संख्याएं मिल रही हैं वो आपका 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। अगर हम बात करें तो इन सब के बीच अंतर कितने का है, तो आप देखेंगे इन सब के बीच अंतर आपको मिलेगा 2 का। कितने का अंतर मिलेगा? आप 3 में से 1 घटाइए, कितना आएगा? 2। 5 में से 3 घटाइए, कितना आएगा? 2। 7 में से 5 घटाइए, कितना आएगा? 2। इसका मतलब यहां पे अगर एक संख्या आपका x होगा तो दूसरी कितनी होने वाली होगी? x प्लस 2। क्रमागत क्रम से विषम संख्या अगर आपका एक x हुआ तो दूसरा कितना होने वाला है? 2x प्लस 2 होने वाला है। तो इसी कड़ी में आप इसी तरह से मानेंगे तो आपको यहां से मिलेगा कि आप यहां से पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना दोनों क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 2 है। आपने कितना मान लिया? एक को x माना, दूसरा क्या हो गया? x प्लस 2 हो गया। अब इसने कहा इनके वर्गों का योगफल, तो यहां से प्रश्नानुसार प्रश्न में इसने कहा इनके वर्गों का योगफल, यानी इसका वर्ग करिए और इसका वर्ग करिए और बराबर किसके आएगा? 290 के। प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलने वाला है? 290। ठीक है, तो यहां से आपका ये तो ठीक है, ये आपका ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2 इंटू एक्स इंटू 2ab प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका 290 हो गया। ठीक,
यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों आपस में ऐड हो गए, तो आपका 2x² प्लस आपका 2 2 या 4 और प्लस आपका ये 2 2 या 4, इसको इधर लेके आइए माइनस 290 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका आया 2x² प्लस आपका 4x, यहाँ से आपका घट गया माइनस 286 इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बेटा आप दो सब में कॉमन ले लीजिए या दो से आप प्रत्येक पदों में भाग दे दीजिए। तो जब दो से भाग देंगे तो आपको मिलेगा x² प्लस ये आपका 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, अगर आपको गुणनखंड करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 143 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो ये देखेंगे किससे कटेगा भाई, 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से काटना तो 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं तो 7 से नहीं कटा तो 9 से नहीं, जब 3 से नहीं कटा तो 9 से नहीं कटेगा। 11 से काटते हैं, 11 एक कम 11 3, तो 11 3 33 और ये आपका 13 एक कम 13 आ गया। हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए कि अगर हम उनका गुणा कर दें तो जैसे 13 और 11 का गुणा कर दें तो आ जाएगा 143 और 13 में से 11 घटा दें तो आपका 2। यही मुझे चाहिए था। यहां पे साइन माइनस था, यहां पे प्लस था, इसलिए ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे ये आपको मिला x² प्लस 13 माइनस 11 x माइनस 143 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x कॉमन हुआ तो x प्लस 13 माइनस 11 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आया x प्लस 13 और x माइनस 11 इक्वल टू 0। एक एक करके 0 कर लेंगे तो x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिला x इक्वल टू -13। चूंकि इसने कहा है धनात्मक तो इसको लेना नहीं है, या यहाँ से x माइनस 11 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आपको 11 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका फाइनली इसी को लेना है, इसको नहीं लेना है, अमान्य। क्यों अमान्य भाई, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कहा गया क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक। तो आप लिखेंगे अतः 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x इक्वल टू 11 तथा x प्लस 2 इक्वल टू 11 प्लस 2 इक्वल टू 13 है। ठीक है, यहाँ तक ये आपको सवाल समझ में आ गई होगी। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो बताइए। क्या आपने बताया कि आपको सबसे पहले दिया गया क्रमागत विषम पूर्णांक चाहिए, तो विषम आपने मान लिया। विषम में आपको बताया गया पहले ही कि आपके विषम क्रमागत विषम पूर्णांकों के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 2 का अंतर होता है। इसलिए आप इसमें क्या करेंगे, एक को x मानेंगे, दूसरा x प्लस 2 मानेंगे। बट इसके पहले हमने सवाल लगाया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें आपका क्रमागत विषम ना पूछ के केवल क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा था। तो उसमें आप एक को x मानते, दूसरा आपका x प्लस 1। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो क्रमागत पूर्णांक मिलते हैं उनमें आपका एक एक का अंतर होता है। जैसे एक, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो सबके बीच अगर अंतर निकालोगे तो आपको 1 का मिलेगा। लेकिन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और क्रमागत विषम पूर्णांक में यही अंतर है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और क्रमागत विषम पूर्णांक, इनमें आपका 2 2 का अंतर होता है। एक को आप x मानते हो तो दूसरा आप क्या मानना पड़ेगा, आपको x प्लस 2।
ठीक, चाहे वो क्रमागत सम हो चाहे क्रमागत आपका विषम हो। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इस सवाल पर आते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो बेटा इस वाले में क्या कहा गया है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल याद कीजिए। एक चीज इस प्रकार के सवाल में आप हमेशा याद रखिएगा कि शांत जल में नाव की चाल इज ग्रेटर देन धारा की चाल, ये हमेशा याद होना चाहिए। अगर आपका शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से कम हो गई तो नाव आपकी आगे ना बढ़ के पीछे जाने लगेगी। ठीक है, जिस दिशा में आप चाहते हो उस दिशा में नहीं जा पाएगी। इसलिए आपको ये बात आपको याद रखना है, ये प्रैक्टिकली है कि आपको शांत जल में नाव की चाल क्या होनी चाहिए, धारा की चाल से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या, धारा की चाल। तो आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो आप लोग बाइक साइकिल चलाना जानते होंगे। अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं तो आप सोचिए कि अगर हवा तेज बह रही है, जिस दिशा में हवा बह रही उस दिशा में आप साइकिल चलाइए और जिस दिशा बह रही उसके विपरीत दिशा में आप साइकिल चलाइए, तो आपको एक आभास होगा कि जिस दिशा में आप हवा चल रही उस दिशा में आप साइकिल चला रहे हैं, तो आपको जितनी स्पीड से आप अपनी गाड़ी चला रहे थे, साइकिल चला रहे थे, उससे तेज आपकी साइकिल भाग रही है। लेकिन जब आप हवा की विपरीत दिशा में आप चल रहे हैं तो आप जितना बल लगा के चला रहे थे उसमें आपको आपकी अपनी चाल में एक कमी महसूस होगी। क्या महसूस होगी, कमी। वो कितनी कमी होती है वो डिपेंड करता है हवा के चाल पर। हवा की चाल जितनी होती है उतनी ही कमी आपके चाल में आ जाती है। कब, जब आप धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, हवा की विपरीत दिशा में चलते हैं तब। लेकिन जब आप हवा की दिशा में चलते हैं तो वही चाल आपकी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। किसकी, हवा की चाल। इसी तरह से यहाँ पे आप धारा की चाल जो आपकी है उसको तो आप जो ज्ञात करना बेटा वो यही मान लो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कर देते हैं, मान लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर आपका यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। कितना भैया, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, इतना तो मान ही लीजिए। और यहां पे दिया ही गया है, जो दिया गया उसको लिख लीजिए, शांत जल में नाव की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। जब धारा की दिशा में आप चलेंगे तो धारा की दिशा में नाव की चाल और शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा क्या, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आप धारा की विपरीत दिशा में आते हैं, धारा की विपरीत दिशा में, विरुद्ध का मतलब विपरीत होता भाई, विपरीत दिशा में नाव की चाल। इसमें क्या हो जाता है, अभी हमने बताया घट जाता है। याद रखना नाव में से ही धारा की चाल घटेगी। कोई दिक्कत। अब प्रथम शर्त क्या कहता है, ये कहता है, या यही पे लिखिए, 24 किलोमीटर की दूरी
धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल चलने में लगा समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना बेटा, 24, 24 बटा चाल कितनी है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कितना है, धारा के अनुकूल आपका जो चाल है वो 18 प्लस एक्स है। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 18 प्लस एक्स, और ये क्या हो गया, घंटा। ठीक है, इसी तरह से 24 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल चलने में लगा समय बराबर 24 बटे 18 माइनस एक्स घंटा। प्रश्नानुसार अब आप बताइए, प्रश्नानुसार ये आप सीधे पेट के लिए समझ लीजिए कि जब आप हवा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो वही दूरी आपको तय करने में हवा की दिशा में चलने में की अपेक्षा ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए इसने कहा है कि जब आप धारा के विरुद्ध चलते हैं तो आपको 1 घंटा अधिक लगता है। कब, धारा के विरुद्ध चलने में 1 घंटा अधिक समय लगता है अपेक्षाकृत धारा की दिशा में चलने पर। तो आपने देखा कि यहाँ पे जब आप धारा के अनुकूल जाते, धारा की दिशा में चलते तो आपको इतना समय लगता है, और धारा के प्रतिकूल चलते हैं इतना समय लगता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन, प्रतिकूल वाला बड़ा है। क्यों प्रतिकूल वाला बड़ा है, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकली समझिए कि जब जिस दिशा में हवा, इस दिशा में हवा चल रही है, आप उधर से आ रहे हो तो आपको समय कम लगे, समय ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि आपकी चाल में कमी आ रही है। जब आपकी चाल में कमी आ जाए तो समय आपको क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अगर चाल में वृद्धि आ जाए तो समय आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए यहां पे आपको याद रखना है कि इस वाले में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां से प्रश्नानुसार 24 बटा 18 प्लस 18 माइनस एक्स माइनस 24 बटा 18 प्लस एक्स बराबर आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से आपका 24 दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पे 24 कॉमन ले लीजिए। अब यहां से इसका इसमें करेंगे तो 18 प्लस एक्स, ये यहां पे जाएगा माइनस 18 माइनस एक्स अपान 18 माइनस एक्स, और यहां से 18 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1। ये ब्रैकेट आप खोलेंगे तो यहां से आपका आ गया 24 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपान, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बना, तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। तो यहाँ से आपका 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिला कितना, 1। यहाँ से 18 से 18 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका आया बेटा 1 1 2 एक्स हो गया। तो यहाँ पे 24 गुणे आपका 2 एक्स अपान आपका 18 का स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आपका आया 24 दूना 48, 48 एक्स इक्वल टू आपका आया 18 18 में 324 और माइनस आपका एक्स स्क्वायर। इसको आप इधर लेके आइए
यहाँ से पहले आप इस सबको इधर लेके आएंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका 48x माइनस आपका 324 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका माइनस आया तो आपको देखना है 324 का पहले आप क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद आप देखेंगे ऐसे दो गुणनखंड आपको मिल जाए, गुणा कर दिया जाए 324 आ जाए, उन दोनों को घटा दिया जाए तो 48 आ जाए। तो पहले आप 324 का निकालेंगे तो 324 यहाँ निकाल लीजिए। 324 ये 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर आपका 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, फिर आपका 3 से कटा 27, फिर 3 से गया, फिर 9, फिर 3 से गया 3 का। अब यहाँ से आपको ऐसा चुनना है कि आप उन दोनों इन सब का गुणा कर दीजिए 324 और उनको घटा दीजिए तो आपको 48 मिल जाए। तो देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 27 दुना 54 और यहाँ से 2 तिया 6। 54 में से अगर हम 6 घटा दें तो 54 माइनस 6 बराबर आपका आ जाएगा 48। तो यहाँ से आपको जो मिल गया वो क्या मिल गया बेटा, 54 और 6। तो इसका मतलब यहाँ से आप जो करेंगे इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, x का मान लेंगे तो x प्लस आपका पहले आप क्या करेंगे, x का मान लेंगे तो x प्लस आपका 54 बचा और माइनस 6 का मान लेंगे तो यहाँ भी आपको x प्लस क्या मिला 54 इक्वल टू 0 मिला। यहाँ से आप देखेंगे x प्लस आपका 54 हुआ और यहाँ से आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ से आप क्या करेंगे x प्लस 54 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x इक्वल टू माइनस 54 हुआ और यहाँ से आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 6 होगा। तो ये तो आपका अमान्य हो गया। क्यों अमान्य हो गया भाई, क्योंकि आपकी चाल नेगेटिव होती नहीं है। अतः आप यहाँ पे लिखेंगे अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यही आपको फाइंड करना था। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, वैसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है, जब भी धारा और नाव की चाल आ जाए तो आपको इतनी लाइनें तो आपको अपने मन से लिखना है। ये 4 लाइन तो जरूर लिख लेना है। सबसे पहले अगर आपको धारा की चाल याद करें, धारा की चाल लिखना होगा। अगर आपसे नाव की चाल पूछी होगी तो नाव की चाल पहले लिख लेंगे। आप यहाँ भी याद रखिएगा कि जब भी आपको धारा की दिशा में चलना है तो यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल में से ही घटेगा, शांत जल में नाव की चाल में ही जुड़ेगा धारा की चाल और धारा की चाल ही घटेगी। कभी भी आपकी नाव की चाल नहीं घटेगी, ये बात आप याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए कि शांत जल में नाव की चाल हमेशा ग्रेटर देन होती है धारा की चाल से। ठीक है, ये आपका 2 सवाल हो गया। आपको हम तीसरा सवाल लगवाते हैं। देखो बेटा, तीसरा सवाल आपको क्या मिल रहा है, आप अभी 2 सवाल लगा चुके। तीसरा सवाल कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180। वर्ग का मतलब घात 2, यानी 2 संख्या अगर एक को हम x मान लें दूसरे को y मान लें और दोनों का उनमें से एक छोटा और एक बड़ा मान लेते हैं, मान लेते हैं x आपका ग्रेटर देन है अपेक्षा के तो y थे, तो इसका मतलब x स्क्वायर x का वर्ग x स्क्वायर y का वर्ग y स्क्वायर, उन दोनों का जब अंतर निकाल लेते हैं कितना मिलता है 180 मिलता है। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, समझिएगा आराम से।
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है, तो आपको दोनों संख्या याद करनी है। तो आप एक काम करिए, इसको मान लीजिए, तो मान लेते हैं, माना हल में हम देखते हैं, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। अब आपको ये भी चीज पता चल गई होगी कि आपका अगर बड़ी संख्या कितना है x है और छोटी संख्या कितनी है y है, तो बड़ी संख्या का वर्ग बड़ा होता है, छोटी संख्या का वर्ग छोटा होता है। तो यहां से आपका प्रथम शर्त में क्या कहता है, प्रथम शर्त से इसने कहा इनके वर्गों का अंतर, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया 180। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। द्वितीय शर्त में क्या कहा, द्वितीय शर्त से आप देखेंगे कि इसने कहा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है वाई स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। कोई प्रॉब्लम? अब आप समीकरण 1 को क्या करिए, समीकरण 2 में समीकरण लिखिएंगे आप, समीकरण 2 से वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे आप तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। यहां से आप इसे इधर लेके आएंगे, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका हम गुणा कर दे 180 आ जाए, और उनको अगर हम घटा दें तो 8 आ जाए। तो आप देखेंगे 18 धाम 180, 18 का 10 में गुणा कर देंगे तो 180 आ जाएगा, और 18 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आप जब गुणनखंड करेंगे तो यहां से आपको मिलने वाला है x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहां से आपका मिला x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहां से आपका x कॉमन हुआ, x माइनस 18 प्लस आपका 10 कॉमन हुआ, x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम बात करें x माइनस 18 बोथ में है कॉमन, और यहाँ पे x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक एक को क्या करना है बेटा, 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से आपका x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 18 मिला, और यहाँ से एक आपका x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू माइनस 10 मिला। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पे ना तो धनात्मक की बात किया है ना ही ऋणात्मक की बात किया, तो यहां पे आप धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी मान सकते हैं। तो पहले आप x बराबर, यहां से x बराबर 18 लेके चलिए, x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर आप स्वतंत्र हैं, चाहे 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 में रखेंगे तो आपको यहां से मिला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 144, तो वाई इक्वल टू आपको मिल गया कितना 12।
आप पॉजिटिव वाला ही लेके चलिए, नेगेटिव वाला अगर आपको मिलता है तो नेगेटिव वाला ले लीजिएगा, वरना आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाला ही मैक्सिमम लेना होगा। तो आप यहाँ से लिखते हैं, अतः दोनों संख्याएं x बराबर 8 तथा y बराबर 12 है। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया। अगर आप इसी तरह से अगर आप x बराबर -10 लेते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे -10 लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -80, और वहाँ पे आपका नेगेटिव की क्या करोगे आप, वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपका मान नेगेटिव वाला मान क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका दोनों संख्याएं क्या क्या मिल गई, एक आपका 8 मिल गया, दूसरा आपका क्या मिल गया 12। अगर आपको ये चेक करना है सर आपका सवाल सही है या गलत है, तो सबसे पहले आप 12 का स्क्वायर करिए, तो 12 का स्क्वायर 144 आया। फिर आप क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 गुना है, तो यहां से और 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर आपका कितना आया, 81 आया। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे x इक्वल टू आपका कितना मिला है, 18, तो x इक्वल टू आपको 18 मिला, और y इक्वल टू कितना मिला, 12। तो चूंकि आपका x ग्रेटर देन y है, तो यहाँ से आप देखेंगे 18 का स्क्वायर, अगर आपको चेक करना है कि आपका सही है गलत, तो पहले आप 18 का स्क्वायर निकालिए, माइनस आपका 12 का स्क्वायर, 18 अठारह में आपका 324, माइनस 12 का स्क्वायर आपका 144, यहाँ से घटाएंगे 4 में 4 0, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे आया आपका कितना 1, ठीक है। 180 चाहिए था, 180 आ गया। फिर इसने कहा अगर छोटे वाले का आप वर्ग कर लीजिए, छोटे वाले का वर्ग करेंगे तो 12 का स्क्वायर आपका 144 मिल गया, और आपसे कह रहा है छोटे वाले बड़े वाले का 8 गुना, तो 18 गुणे 8 करेंगे तो 144, ये भी आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब जो आपने सवाल लगाया है, जो वैल्यू आपको मिली है एक्स और वाई की, यानी जो दोनों संख्याएं थी, वे दोनों संख्याएं क्या हैं, 18 और 12 है। यानी आपने जो सवाल लगाया वो आपका सवाल सही है, आंसर आपका ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे उत्तर की जांच भी कर ली है, ठीक है। दूसरा सवाल आपका, तीसरा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। हम सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, आपका चौथा सवाल क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। आप मान लेते हैं दो वर्ग हैं तो दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। माना एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। तब यहाँ पे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर x स्क्वायर तथा पहले वर्ग का परिमाप बराबर 4x, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका y स्क्वायर, और यहाँ पे आपका दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर आपका 4y, ठीक है। प्रथम शर्त में क्या कहा इसने, प्रथम शर्त से इसने कहा
कि क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 117 है। ये आपका समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त ने क्या कहा, द्वितीय शर्त से कहें अगर हम तो उनके परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर यानी 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना है 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहां पे आप समीकरण नंबर 2 से पहले आप बात कर लें। समीकरण 2 से अगर आप देखेंगे तो यहां से आपका 4x माइनस 4y इक्वल टू आपको 12 मिला। 4 से आप भाग दे दीजिए तो यहाँ से आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको इधर भेज दीजिए तो यहाँ से x इक्वल टू आपका 3 माइनस वाई आ जाएगा। 3 माइनस वाई आया तो इसे आप समीकरण नंबर क्या मान लेते बेटा, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से यहाँ से आप लिखेंगे, समीकरण 3 से x बराबर 3 माइनस वाई समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे आप तो समीकरण नंबर 1 आपको मिला एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे आपको रखना है 3 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 170। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस 2ab आपका और प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 170। ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे ये आपका आ गया 3 3 या 9 और माइनस आपका 6y प्लस आपका ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। 2y स्क्वायर इसको इधर लेके आइए तो माइनस 117 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे ये आपका 2y स्क्वायर माइनस आपका 6y, यहाँ से आपका घटा तो आपका कितना आया माइनस 108 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, 17 में से 9 घटा 8। अब यहाँ से आप दोनों पक्षों में क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 से भाग देंगे तो ये आपका वाई स्क्वायर माइनस ये आपका 3y माइनस 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। अब आपको 54 के ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिनको गुणा कर दिया जाए तो 54 मिल जाए और उनको अगर हम घटा दें तो कितना मिल जाए 3 मिल जाए। तो आपको पता होगा 9 के टेबल में 9 छक्के 54, तो 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ये आप यहाँ पे कर लेते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6y माइनस आपका 54 इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ से अगर हम बात करें तो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 6y माइनस 54 इक्वल टू 0। यहाँ से आप y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से मिलता है बेटा y माइनस 9 और प्लस आपका 6 कॉमन ले लेते हैं y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका y माइनस 6 y माइनस 9 और इंटू आपका आया y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक एक को 0 करते हैं y माइनस 9 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आपका आया 9। यहाँ से आपका y प्लस 6 इक्वल टू 0 करते हैं तो y इक्वल टू आपका माइनस 6 आया। आपको y की वैल्यू चूंकि आपका क्या माना है आपने y आपने माना है लंबाई, तो लंबाई आपकी क्या हो जाएगी कभी निगेटिव नहीं होती तो ये आपका क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान आप क्या करिए y का मान समीकरण 3 में ले जाके रखिए। समीकरण 3 में रखने पर जब आप समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना है भाई 3 माइनस वाई, x इक्वल टू आपका 3 माइनस वाई
तो एक मिनट, एक मिनट देखो बेटा, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो गई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका x इक्वल टू आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो ये इधर आके माइनस नहीं होके क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा। इसको थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी माइनस को प्लस बनाना है। ये प्लस और ये भी आपका प्लस, ये भी आपका प्लस। अब देखिए ये भी आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका प्लस, तो ये आपका प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपका प्लस तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जब यहाँ प्लस, तो यानी जहाँ जहाँ 9 वाला प्लस हो गया और 6 वाला क्या हो गया, ये माइनस हो गया। तो यहाँ से ये प्लस हुआ तो ये आपका क्या हो गया, -9 हो गया। यहाँ पे आपका माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये अमान्य नहीं होगा, ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर 6 ले लेते हैं, तो x का मान क्या करते हैं, समीकरण 3 में ले जाके रखते हैं। तो x बराबर आपका कितना होगा, 3 + 9, तो 3 के जगह पे आपका 3 तो है ही है, और प्लस आपका यहाँ पे y की जगह पे 6 है, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9 मीटर। तो अब यहाँ से अपन वर्गों की भुजाएं, अतः वर्गों की भुजाएं 9 मीटर, x बराबर 9 मीटर तथा y बराबर कितना है, y का मान कितना मिला है, 6 मिला है, और x का मान कितना मिला है, ठीक है, y का मान आपका 6, x का मान कितना मिल गया, तो y बराबर आपका 9 मीटर तथा x बराबर आपका x बराबर आपका 9 मीटर तथा y बराबर 6 मीटर है। ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण के आज आपके 4 सवाल लगे, इसके पहले भी हमने लगाए हैं। तो आपको क्या करना है, आप देख लीजिए, आपको अच्छी समझ में आ जाएगी सारी चीजें, कैसे आपको प्रोसेस हाँ हो सकता है, कहीं इसको देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में से कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मे भी हो सकता है, तो आप उसको बता दीजिए, हाँ सर ये समस्या, मैं अगले वाली वीडियो में उसको सही कर दूंगा। ठीक है, जैसे अभी आपका माइनस प्लस की कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे माइनस था, इधर आके प्लस होना था ना, तो हमने उसको प्लस ना करके क्या किया, माइनस कर दिया, तो थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा कि यहाँ पे आंसर आपका आने नहीं लगा, तो यहाँ से आपका ये जो है यहाँ पे प्लस, तो आपका प्लस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, और नहीं तो सब जगह ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप क्या करेंगे, सवालों को लगाइए, देखिए समझिए, आपको जहाँ पे दिक्कत हो उसको आप बताइए, और आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करिएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें आपके 2-3 सवाल और लगवा दें, वरना आपका अगला चैप्टर शुरू करते। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो वो सवाल आप पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।